गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। सवाल ये है कि कोई कंपनी अपने देश में तो मान लीजिए बहुत सफल है। हाँ, एक मार्केट लीडर है। हाँ, मार्केट लीडर है, पर वही सफलता किसी दूसरे देश में एक बिल्कुल नए बाजार में कैसे दोहराई जाती है? ये सवाल आज के दौर में मतलब हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है और हमारे पास जो रिसर्च है वो खास तौर पे इसी पहेली के एक हिस्से पर रोशनी डालती है। अच्छा, जिसे कहते हैं निर्यात बिक्री संवर्धन या एक्सपोर्ट सेल्स प्रमोशन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। वो सारे तरीके जो एक कंपनी अपना सामान विदेश में बेचने के लिए इस्तेमाल करती है। बिल्कुल, और हमारा मकसद आज इन तरीकों की सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की सोच को समझना है। सही बात है। क्योंकि किसी नए देश में अपना सामान बेचना, मुझे लगता है कुछ कुछ एक नई जगह पर दोस्त बनाने जैसा है। हाँ, दिलचस्प। आप सीधे जाकर ये नहीं कहते मुझसे दोस्ती कर लो। पहले आप अपना परिचय देते हैं, सामने वाले को समझते हैं, एक भरोसा बनाते हैं और फिर शायद कोई रिश्ता बनता है। ये बहुत ही सटीक तुलना है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सब कुछ इसी भरोसे पर टिका है। तो आज हम इसी भरोसे को जीतने के व्यावसायिक तरीकों पर बात करेंगे। हाँ, और ये तरीके सिर्फ विज्ञापन से कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो चलिए इस दोस्ती की पहली सीढ़ी से ही शुरू करते हैं। मतलब पहला कदम होता है व्यक्तिगत रूप से मिलना। बिल्कुल। इस रिसर्च में जो पहला तरीका बार बार सामने आया वो है व्यापार मेले और प्रदर्शनियां, ट्रेड फेयर्स। हाँ, पारंपरिक रूप से तो ये एक बहुत बड़ा तरीका रहा है। मतलब ट्रेड फेयर्स तो हमेशा से होते आए हैं। हमेशा से। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है और मेरे मन में ये काफी समय से है। बताइए। कि आज के डिजिटल जमाने में जहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, हाँ, आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, जूम पर मीटिंग कर सकते हैं, तो फिर लाखों रुपए खर्च करके इन बड़े बड़े मेलों में जाने का क्या मतलब है? क्या ये आज भी उतना ही जरूरी है? क्या इनकी अहमियत कम नहीं हो गई है? नहीं, और यही तो मजेदार बात है। इसका असली फायदा वो नहीं है जिसके लिए आप गए थे। अच्छा, तो फिर क्या है? इसकी असली ताकत है सेरेंडिपिटी में, मतलब अप्रत्याशित मुलाकातों में। जैसे कि आप शायद जर्मनी के किसी बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के इरादे से गए हों, लेकिन वहां आपके स्टॉल पर ब्राजील का एक छोटा लेकिन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ऑनलाइन रिटेलर आ जाता है। ओके। और वो आपके प्रोडक्ट के लिए एक नया ही बाजार खोल सकता है। ये वो मौके हैं जो आपको लिंक्डइन या ईमेल पर कभी नहीं मिलते। मतलब ये सोची समझी प्लानिंग से ज्यादा किस्मत और सही समय पर सही जगह होने का खेल है। और दूसरा बड़ा फायदा है बिना फिल्टर के फीडबैक। ये क्या होता है? जब कोई आपके उत्पाद को हाथ में लेकर देखता है, उसके चेहरे के भाव, उसके सवाल, वो आपको तुरंत बता देते हैं कि बाजार असल में क्या सोच रहा है। हाँ, ये तो है। ये वो कच्चा ईमानदार डेटा है जो कोई भी महंगी मार्केट रिसर्च रिपोर्ट आपको नहीं दे सकती। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा तरीका है व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजना, ट्रेड डेलीगेशंस। हाँ।
इसमें कंपनी के बड़े अधिकारी दूसरे देश का दौरा करते हैं। अगर व्यापार मेला एक बड़ी पार्टी में सबसे मिलने जैसा है, तो प्रतिनिधि मंडल भेजना उस नए दोस्त के घर जाकर उससे मिलने जैसा हुआ, है ना? एकदम सही कहा। ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा केंद्रित। और इसका मकसद सिर्फ ऑर्डर लेना तो नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। इसका असली काम है बाजार की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। एक तरह की कह सकते हैं नैतिक जासूसी। नैतिक जासूसी। हाँ, वहां की संस्कृति क्या है, लोग मोलभाव कैसे करते हैं, आपके प्रतियोगी वहां क्या कर रहे हैं, नियम कानून क्या हैं, ये सब समझना किसी प्रोडक्ट को बेचने से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप वहां सिर्फ एक डील करने नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने के लिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। ये तो दिलचस्प है कि आप पहले खुद वहां जाते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने अच्छे संबंध बना लिए, अब आप उस रिश्ते को अगले स्तर पर कैसे ले जाती हैं, खासकर जब आप हजारों मील दूर हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। यहीं पर शायद उत्पाद को खुद अपनी कहानी कहने का मौका देना जरूरी हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर वो तरीके आते हैं जो शक को यकीन में बदलने का काम करते हैं। और इसमें सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे क्लासिक तरीका है मुफ्त नमूने या फ्री सैंपल्स भेजना। ये तो सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, अपना थोड़ा सा सामान मुफ्त में भेज दो, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या है? ये एक बहुत बड़ा दांव है। एक मुफ्त सैंपल सिर्फ एक सैंपल नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास का एक बयान है। अच्छा, कैसे? आप बिना कुछ कहे ये कह रहे हैं, हमें अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा है कि हम आपको इसे मुफ्त में आजमाने का जोखिम उठाने को तैयार हैं। ये भरोसे की पहली ईंट रखता है। लेकिन इसमें जोखिम भी तो है। मान लीजिए आपने सैंपल भेजे और लॉजिस्टिक्स की गड़बड़ी से वो खराब हालत में पहुंचे। बिल्कुल है। या फिर लोग सैंपल तो ले लें पर खरीदे कुछ नहीं। ये तो काफी महंगा पड़ सकता है। यही इसका दूसरा पहलू है। ये तरीका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट वाकई बेहतरीन है तभी ये काम करेगा। और अगर नहीं है तो? अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो मुफ्त सैंपल देना अपनी कमजोरी को उजागर करने जैसा है। सही बात है। और इसीलिए कई कंपनियां दूसरे तरीके पर ज्यादा भरोसा करती हैं, उत्पाद प्रदर्शन, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस। खासकर अगर उनका प्रोडक्ट थोड़ा जटिल या तकनीकी हो। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर हो या कोई खास मशीन। तो इसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट भेजने की बजाय ये दिखाते हैं कि वो काम कैसे करता है। हाँ, क्योंकि ये खरीदार के सबसे बड़े डर को दूर करता है, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा? ये डर तो होता है। आप कितनी भी अच्छी बातें बता दें, लेकिन जब खरीदार अपनी आंखों से देखता है कि आपका प्रोडक्ट कितनी आसानी से उसकी मुश्किल को हल कर रहा है, तो उसका असर ही कुछ और होता है। ये उस कैसे वाले सवाल का जवाब देता है जो हर खरीदार के दिमाग में होता है। बिल्कुल, ये खरीदार को सिर्फ बताता नहीं, उसे सिखाता है और एक तरह से सक्षम बनाता है। ठीक है, तो हमने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर ली, अपने उत्पाद का अनुभव भी करा दिया। अब उस नए दोस्त के दिमाग में अपनी जगह बनाए कैसे रखें? हाँ, ये अगला कदम है। क्योंकि बाजार में तो और भी बहुत से लोग हैं जो उससे दोस्ती करना चाहते हैं। यहीं पे शायद वो चीजें आती हैं जिन्हें हम आम तौर पर मार्केटिंग कहते हैं। सही, और इसमें दो स्तर है। पहला है बड़े पैमाने पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना। मतलब विज्ञापन एक बड़ा सा सिग्नल भेजने जैसा है। लेकिन इस भीड़ में कोई सिर्फ आपके सिग्नल पर ही ध्यान क्यों देगा? इसी के लिए दूसरा स्तर आता है जो ज्यादा व्यक्तिगत है। और वो क्या है? वो है उपहार और प्रचार सामग्री, गिफ्ट्स एंड प्रमोशनल आइटम्स। जैसे कि कंपनी के नाम वाला पेन या डायरी। हाँ बिल्कुल, इसमें उस संभावित खरीदार को आपकी कंपनी के नाम वाला पेन, डायरी या कोई और छोटी मोटी चीज देना शामिल है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि ये कंपनियां जो पेन और डायरी देती हैं वो बस एक औपचारिकता है। क्या ये वाकई काम करता है? ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करता है। अच्छा। किसी के मेज पर पड़ा आपका ब्रांडेड पेन सिर्फ एक पेन नहीं है, ये उसके दिमाग में आपकी कंपनी के लिए एक छोटी सी जगह खरीदने जैसा है। मेंटल रियल एस्टेट। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द। वो शायद दिन में 10 बार उसे देखेगा और हर बार अवचेतन रूप से उसे आपका नाम याद आएगा। ये सिर्फ एक उपहार नहीं है, ये हर रोज बिना कुछ कहे खुद की याद दिलाने का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन ताकतवर तरीका है। एकदम। और जब उसे उस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो बहुत संभावना है कि सबसे पहले आपका ही नाम उसके दिमाग में आएगा। वाह, ये तो वाकई एक गहरी रणनीति है। तो हमने रिश्ते बना लिए, प्रोडक्ट पे भरोसा भी जता दिया और ब्रांड को लोगों के दिमाग में भी बिठा दिया। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ तैयार है। लगता तो है। लेकिन क्या एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी मार्केटिंग ही काफी है, या कोई और भी ताकत है जो इस खेल को बदल सकती है?
और यहीं पर इस चर्चा का सबसे अहम और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू आता है। क्या? आपने सब कुछ सही किया, लेकिन क्या होगा अगर आपका प्रोडक्ट आपकी प्रतियोगी से 20% महंगा हो? तो जाहिर है ज्यादातर लोग सस्ता वाला ही खरीदेंगे, जब तक कि मेरे प्रोडक्ट में कोई असाधारण बात ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर आखिरी तरीका काम आता है, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स। हाँ, ये वो सरकारी योजनाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल करके कंपनियां अपनी लागत कम करती हैं ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत के मामले में मुकाबला कर सकें। हमारे स्रोतों में इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक, जिसमें निर्यात पर लगे कुछ टैक्स सरकार वापस कर देती है। हाँ, या फिर सीधी सब्सिडी और टैक्स में छूट। ये तो बहुत बड़ी मदद लगती है। ये मदद नहीं, ये एक हथियार है। इसे ऐसे समझिए। ओके। मान लीजिए भारत की एक कंपनी एक बेहतरीन शर्ट $10 में बनाती है, वहीं बांग्लादेश की एक कंपनी वैसी ही शर्ट $9 में बना पाती है, क्योंकि वहां मजदूरी कम है। ठीक है। अब भारत सरकार अपनी कंपनी को हर शर्ट पर $1.5 की सब्सिडी दे देती है। तो भारतीय शर्ट की लागत $8.5 हो गई। हाँ, अब वो ना सिर्फ मुकाबला कर सकती है, बल्कि बाजार जीत भी सकती है। ये तरीका बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ कंपनियों के बीच नहीं, बल्कि देशों की आर्थिक रणनीतियों के बीच भी लड़ा जाता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक अलग खेल है। लेकिन क्या इन सरकारी योजनाओं पर पूरी तरह निर्भर रहना एक कंपनी के लिए जोखिम भरा नहीं हो सकता? बहुत ज्यादा। मान लीजिए सरकार बदल गई या देश की आर्थिक नीतियां बदल गईं और वो सब्सिडी रातों रात बंद हो गई, तब क्या होगा? ये एक शानदार सवाल है और यही इस रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये एक दोधारी तलवार है। जो कंपनियां सिर्फ सरकारी मदद के दम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकी हैं, वो एक बहुत बड़े खतरे में रहती हैं। जैसे ही वो बैसाखी हटती है, वो गिर जाती हैं। तो फिर स्मार्ट कंपनियां क्या करती हैं? स्मार्ट कंपनियां इन योजनाओं का इस्तेमाल बाजार में घुसने के लिए तो करती हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने क्वालिटी, इनोवेशन और ब्रांड पर भी काम करती रहती हैं, ताकि अगर कल को ये सरकारी मदद ना भी रहे तो भी वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके। एकदम। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचना कोई एक सीधी लाइन में चलने जैसा काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शतरंज की बिसात की तरह है, जहां हर मोहरे की अपनी भूमिका है। आप सिर्फ राजा के दम पर खेल नहीं जीत सकते। सही कहा। और ये खेल उस दोस्त बनाने की प्रक्रिया से कितना मिलता जुलता है। आप पहले किसी पार्टी यानी व्यापार मेले में मिलते हैं, फिर उसके घर जाते हैं। प्रतिनिधि मंडल। हाँ, आप उसे एक तोहफा देते हैं, मतलब सैंपल, ताकि वो आप पर भरोसा करे, और फिर आप लगातार उससे संपर्क में रहते हैं ताकि वो आपको भूले नहीं। विज्ञापन और उपहारों के जरिए। हाँ, ये व्यक्तिगत संबंध, उत्पाद का अनुभव, ब्रांड की याद और आर्थिक रणनीति सब कुछ मिलकर एक कहानी बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस कहानी का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है। ये एक चेन की तरह है। कैसे? आप करोड़ों रुपए का एक शानदार विज्ञापन अभियान चला सकते हैं, लेकिन अगर खरीदार को भेजा गया आपका सैंपल खराब क्वालिटी का निकला तो सब बेकार। हाँ, वो पूरी चेन वही टूट जाएगी, आपका सारा पैसा और मेहनत बर्बाद। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छा हो, लेकिन अगर सरकारी नीतियों या टैक्स की वजह से वो बहुत महंगा हो जाता है, तो वो दुकान में रखा रखा धूल फाकता रहेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। बिल्कुल। सफलता इन सभी रणनीतियों के सही संतुलन और सही समय पर इस्तेमाल में छिपी है। हाँ, ये जानना कि कब हाथ मिलाना है, कब प्रोडक्ट को बोलने देना है, कब अपनी आवाज बुलंद करनी है और कब चुपचाप अपनी कीमत को अपना काम करने देना है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। जरूर। आज के इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहाँ कोई भी खबर या रिव्यू तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाता है, क्या एक वाकई में क्रांतिकारी उत्पाद बिना किसी खास मार्केटिंग या रणनीति के भी सिर्फ अपनी गुणवत्ता के दम पर ग्लोबल सुपरस्टार बन सकता है? बड़ा सवाल है। या फिर आज के दौर का शोर इतना ज्यादा हो गया है कि एक जीनियस को भी अपनी बात कहने के लिए एक मेगाफोन की जरूरत पड़ती ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।